जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए अब हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 5 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ। आज हम संघ की बात करेंगे। संघ में कौन कौन शामिल होते हैं और कहां से कहां तक इसका प्रावधान किया गया है। और मुख्यतः आज हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति की पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उन सब सारे चीज़ों का हम आज अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे लोग चुनाव में राष्ट्रपति के भाग लेते हैं, क्यों जो है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव का नाम दिया गया है, क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी आपकी और आप धैर्य बना के रखेंगे। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको कोशिश करिए कि थोड़ा सा समझा जाए। नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 बार वीडियो देखिए, अथवा तो हम पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को समझाने की। अनुच्छेद 51 से 52 से 61 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है। उन सब के बारे में हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में चर्चा होगी। और अब तक जो हमारे यहाँ भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, वहाँ से लेके वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी जो 15वीं हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, वह उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा होगी। वहाँ से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, इन सब के बारे में एक लिस्ट बना दी जाएगी और वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अथवा तो कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम आज चीज़ों को देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको अनुच्छेद भी बताते चलेंगे। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक लिस्ट होगी, उसमें आसानी होगी अध्ययन करने में, वो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो इनका कार्यकाल है अथवा तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं और वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनेगी और उन लिस्ट में क्रम से चीज़ों को आपको दर्शाया हुआ मिलेगा। तो आज हम लोग जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको देखने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्या है भैया, हम पढ़ेंगे भाग 5। क्या है भाग 5 में? क्या है भैया? तो संघ है। संघ सरकार की बात की गई है, संघीय कार्यपालिका की बात की गई है। तो कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, उसके बाद महान्यायवादी। इनके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम पहले देखेंगे राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति महोदय। आप जानते होंगे कि संसद के जो भाग हैं, संसद के कितने भाग हैं, पूछा गया है एग्जाम में, संसद के कितने भाग हैं? तो संसद के 3 भाग हैं। संसद के 3 भाग। देखिए, संसद जो है वो अलग चीज़ है और सांसद अलग चीज़ है। सांसद जो संसद में बैठते हैं, जिनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसे हम और आप मिलके चुनते हैं और वो जो है जाके संसद में बैठते हैं और वहाँ पे विधान बनाते हैं, वो विधान बनाते हैं। इसीलिए संसद को केंद्रीय विधानमंडल भी कहा जाता है, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं वहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। संसद पूछा जाएगा एग्जाम में कि संसद
के कितने अंग हैं या कितने पार्ट हैं, तो आप बताएंगे कि 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यही दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि संसद सदस्य नहीं है, संसद सदस्य नहीं है, संसद का अंग है, संसद के 3 पार्ट हैं, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम राष्ट्रपति महोदय को उठाते हैं और एक एक करके चीज़ों को, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। राष्ट्रपति महोदय को हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति जी के बारे में कहा गया है, 3-4 बातें यहाँ से याद रखनी है। राष्ट्रपति जी के बारे में 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में फैक्चुअल पूछ ली जाती हैं। क्या है भैया? तो भारत का प्रथम नागरिक है। कौन? राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रथम नागरिक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रथम नागरिक है। और क्या है? तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के पूछा गया एग्जाम में, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के प्रमुख। और क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर पूछा जाए आपसे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री जो है, वास्तविक जो मुखिया होता है वो अथवा तो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नाम मात्र का जो है प्रमुख कौन होता है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। यहाँ लिख लीजिए नाम मात्र का, नाम मात्र। क्लियर? और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के बना के पूछ लिए जाते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकदम जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो अभी स्टार्ट किया है, जिनका अभी अभी महाभिनिष्क्रमण हो चुका है घर से, और वो अभी अभी आए हैं, तैयारी फेज में हैं, तो उन्हीं के बारे में एकदम जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। और उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, जो मठाधीश हैं उनको चीज़ें पता होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबको अगर साथ लेके चलना है तो जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, उसको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आपने कभी वोट तो डाला नहीं होगा राष्ट्रपति जी के चुनाव में। क्यों ऐसा हुआ, क्या प्रावधान है उसके, कैसे चुनाव होता है, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो पूछा गया 1-2 बार आर्टिकल, यहाँ से कौन सा आर्टिकल है। वैसे आर्टिकल हम एक लिस्ट में बना के देंगे आपको, आप परेशान मत होइएगा उसके बारे में। लेकिन पूछा गया है 1-2 बार कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है। तो 4 से चुनाव, 4 से 54, ऐसे याद रखिए। 4 से चुनाव, 4 से 54, आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अच्छा, कैसे चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है, तो आप टिक करके आएंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है। और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल से मतलब ये है कि कौन कौन से लोग इनके चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे उसको, कौन कौन से लोग चुनाव में भाग लेते हैं, उसी की बात करता है कि कौन कौन लोग वोट डालेंगे। तो जब यहाँ बात होगी कि निर्वाचक मंडल की, तो आप 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। वो क्या है भैया? पहला है संसद के सभी सदस्य। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो क्या सही होगा? गड़बड़ हो जाएगा। संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अगर पूछा जाएगा कि संसद के कौन से सदस्य जो है वोट डालेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आप बताइएगा संसद के जो निर्वाचित सदस्य, उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, है ना। तो आप बताएंगे कि निर्वाचित सदस्य। अच्छा, संसद के हमने बता दिया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी हैं। तो संसद के दोनों जो पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। क्लियर? और कोई भी ऑप्शन होगा उस पर मत भागिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर संसद को हम लोग थोड़ा सा और आसान कर दें तो लोकसभा होगी, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, इनके लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा बात क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, देखिए क्या होता है कि केंद्र में संसद है और अलग अलग राज्यों में राज्य विधानमंडल है। तो जो राज्य विधानमंडल है उसके जो सदस्य हैं, यानी तो आप ऐसे साधारण से समझेंगे कि जो विधायक लोग होते हैं वो वोट डालते हैं। तो वही बताया जा रहा है
कि जो राज्य विधानमंडल है उसके कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। विधान, चूंकि हर जगह तो विधान परिषद है नहीं, 6 राज्यों में, वर्तमान समय में 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में है, और सारे राज्यों में है नहीं, तो विधान परिषद वाले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। संसद के निर्वाचित सदस्य, अथवा तो कहेगा कि लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे कौन होते हैं भैया? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन? दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये जो यूटीज हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं, ये यूटीज हैं, है ना, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं, कौन? वो भी निर्वाचित सदस्य, वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। 3 चीज़ें, संसद, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पुदुचेरी यूटी। इसको कब जोड़ा गया? एक बार 2 बार क्वेश्चन बना के पूछ लिया है, कब जोड़ा गया? तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये 17वां संशोधन हुआ है संविधान में, तब इसको शामिल किया गया है। 1-2 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी जो यूटीज है उसके जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। अब और आगे क्या देखना है? अब कुछ चीज़ें और हैं यहाँ जो हम देख लेते हैं कि निर्वाचक मंडल की तो बात हो ही गई है, हमने देख लिया निर्वाचक मंडल। और निर्वाचन का तरीका क्या है? निर्वाचन का तरीका 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन लोग निर्वाचित होते हैं और मतलब करते हैं। उसको हम लोगों ने देख ही लिया कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य। निर्वाचन का तरीका क्या होता है? तो बताया गया कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यही शब्द देके एग्जाम में 4 ऑप्शन देके पूछ लेते हैं। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या? चुनाव किसका? राष्ट्रपति जी का। ये बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक बार पूछा गया है कि ये जो संविधान संशोधन हुआ है वो कब का है? 17वां संविधान संशोधन 1990 का है। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप लोग। तो हमने बता दिया कि निर्वाचन का तरीका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अगर हम समझाएंगे, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा समझिए कि जो विधायक जी होते हैं, विधानसभा के जो विधायक होते हैं, वो उनका जो मत है, वैल्यू है वोट का, वो अलग होता है, और जो संसद सदस्य होते हैं उनका वोट वैल्यू अलग होता है। वो एक प्रक्रिया होती है। कभी जो है समय मिलेगा तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया और कभी पूछी नहीं गई है एग्जाम में। हाँ, बड़े एग्जाम होते हैं तो वोट वैल्यूज वगैरह पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप अभी इतना याद रखें कि निर्वाचन का जो तरीका है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। उसमें जैसे चार सदस्य खड़े हों, 1 A B C and D, तो जो सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद सदस्य हैं या राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो वोट डालेंगे, सबको वोट देते हैं, सबको वोट डालना पड़ता है। वो एक पर्ची मिलती है और उनके निशान होते हैं, तो प्रेफरेंस देना पड़ता है 1 2 3 4 करके। तो मान लीजिए कि एक सदस्य ने इनको पहले पे दिया, इनको दूसरे पे दिया, इनको तीसरे पे दिया, इनको चौथे पे प्रेफरेंस दिया। किसी ने इनको कम पसंद किया, इनको दूसरे पे रख दिया, इनको पहले पे रख दिया, और इनको जो है ये चौथे पे रख दिया और इनको तीसरे पे रख दिया। इस तरीके से वोट वैल्यू निकाली जाती है और सबको वोट देना पड़ता है। और ये जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यही सब पूछा जाता है। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, है ना, आगे, और उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे अच्छे से। चलिए, निर्वाचन का तरीका हमने देख लिया। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। आर्टिकल क्या है? 54। अब क्या है?
राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में भी एक दो बार क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि जो अर्हताएं हैं या योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। काहे नहीं आप लड़ लेते चुनाव? आप भी तो लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। कैसे? 2-3 शर्तें हैं वो आप जो है कर ले जाते हैं पूरी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बाधा है वो बाधा ये है कि जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात होती है वही लफड़ा हो जाता है। क्या होता है हम देखेंगे आगे। आइए, योग्यता की बात करेगा किसमें है? 58 में, आर्टिकल 58 में योग्यता की बात। हमने देखा 54 में जो है चुनाव की बात की गई। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। 58 क्या कहता है कि उसकी योग्यताएं क्या है। चलो देख लेते हैं क्या क्या योग्यताएं हैं। भाई हम चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, आप क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत का नागरिक हो, पहली बात है कि भारत का नागरिक हो। एक चीज़ यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन ये बना है कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत में जन्म लेना आवश्यक है? तो आप और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा गलत है। ये 4 ऑप्शन बना के दे देता है, तो आप सोचेंगे कि नहीं भारत में तो जन्म लेना आवश्यक होगा, यही हो सकता है, और वही गलती कर देते हैं। भारत में जन्म लिया हो या ना लिया हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। हमने पीछे वीडियो में देखा है कैसे नागरिकता ग्रहण की जाती है और कैसे त्यागी जाती है। तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये पूछा गया है। और ये भी पूछा गया 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 शर्तें हैं, पागल या दिवालिया ना हो, है ना। दिवालिया का क्या मतलब है? पैसा तुम्हारे पास है ये नहीं है, कर्जा लेके बैठे हो तो दिवालिया घोषित कर दिए जाओगे, उसी को कहते हैं दिवालिया। पागल ना हो, पागल आदमी को राष्ट्रपति कोई बनाएगा हो? है नहीं होता है, ऐसे राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। तो ये 3-4 मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। हमने देख लिया, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और क्या होता है भैया? कार्यपालिका का जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है। कैसे होता है वो हम बता चुके हैं। योग्यता भी हमने देख ली, और चुनाव कैसे होता है उसके बारे में भी चर्चा हो गई। चलिए अब थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं कि 50 प्रस्तावक, ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, इसका क्या मतलब है? जो संसद सदस्य हैं, यानी कि जिसे आप कहते हैं सांसद, है ना, राज्यसभा के जो सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 50 लोग अनुमोदन करेंगे कि हाँ ये भैया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद वो 50 नहीं, अलग से 50 लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक है लड़िए। क्या होता है, कई बार लोगों को भरोसा दिया जाता है। आप लोग भी गांव में भरोसा देते होंगे लोगों को। पता चला कि गांव में रामलीला हो रहा है या दुर्गा पूजा कोई बैठाया है और ये हो रहा है कि भैया चंदा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोगों की समस्या ये होती है, वो क्या करते हैं कि भैया कहते हैं कि हाँ हाँ करो करो भैया, मूर्ति बैठाओ, रामलीला करो, ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा। और जब ज़रूरत पड़ी चंदा मांगने गया तो पता चला ससुराल भाग गया। लोगों को भरोसा मत दिया करिए। भरोसा अगर दे रहे हैं तो पूरा करिए। तो अगर भरोसा दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, 50 लोग अनुमोदन कर रहे हैं और 50 लोग प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वो आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और जब इतनी सारी मेजोरिटी होगी तो जीतेगा भी। तो उसी की बात कर रहा है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। इसके पहले 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक होते थे, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक होते थे। ये प्रथा कब से आई? 1997 से। और क्या बात है कि 15,000 रुपया जमानत राशि इसमें लगाई गई। 15,000 रुपया जमानत राशि लगाई गई। पहले क्या था? तो 2,500 रुपया। आप थोड़ा सा डाटा देख लीजिए, 1,500 या 2,500 रुपया, और ये 15,000 रुपये जमानत राशि। अगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, अगर वो जो वोटिंग हो रही है उसका 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती। पहले क्या होता था कि जिसका मन किया वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और हार रहा है,
आप हमको बताइए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है और किसने सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति का चुनाव हारा है। जीतने वाले का नाम तो हो सकता है बता दें कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं, 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते। हारने वाला तो अब जो है एक व्यक्ति हुए हैं, वो जितनी बार चुनाव लड़े हैं आज तक जितवे नहीं किए, हर बार हारे हैं। उनके पास रिकॉर्ड है चुनाव हारने का। कौन है? धरती पकड़ साहब हैं। एक व्यक्ति हुए हैं धरती पकड़ साहब, वो चुनाव लड़े और खूब हारे। तो 1/6 मत है ना। अगर नहीं प्राप्त होती है तो जमानत जब्त हो जाती है। 15,000 रुपया राशि है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की बात की। शपथ की बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस आर्टिकल में है? 60 में। किस में है? 60 में, आर्टिकल 60। इसमें क्या है? इसमें क्या है भैया? तो ये शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए अनुपस्थित रहे किसी कारणवश, तो वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ दिलाएगा फिर। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद किस में है? 60 में। इनकी जो शर्तें हैं उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि ये जो संसद के जो अथवा विधानमंडल के जो सदस्य हैं, है ना, ये देखिए लिखा गया शर्तें, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो अगर, है ना, कौन? राष्ट्रपति, है ना। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति जी हैं, वो चुनाव लड़े अगर और जीत गए, तो वो विधानसभा के या संसद के सदस्य होंगे? नहीं, उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी ये जो है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। यही बात यहाँ बताई गई है। और क्या है? किसी लाभ के पद पे ना हो। किसी लाभ के पद पे ना हो, इसका क्या मतलब है कि जो चुनाव होते हैं उसके द्वारा जो लोग चुन के जाते हैं वो लाभ का पद नहीं माना जाता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, विधानसभा के जो सदस्य हैं अथवा तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो लाभ का पद नहीं माना जाता। हाँ, आप अधिकारी बन गए, आप जो है उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो अब वो लाभ का पद है। खैर, ये बातें यहाँ बताई गई। संसद द्वारा वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। किसके? राष्ट्रपति जी के। संसद द्वारा वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन तय करता है, तो संसद करती है। आप देखे होंगे कि 2018 में जो 2018 में वेतन है राष्ट्रपति जी का, वो 1,50,000 रुपये तक जो है इनका वेतन होता था। कब तक? 2018 तक। उसके बाद 2018 के बाद चेंजिंग हुई और 5,08,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से इनका वेतन दिया जाता है। ये भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है वेतन से संबंधित। और क्या है? पदावधि की बात अगर कर ले, पदावधि की बात अगर हम करें तो पद धारण करने से 5 वर्ष, पद धारण करने से, जिस दिन पद धारण करेंगे वो, यही शब्द वो आप पूछ लेता है एग्जाम में। कौन? पद धारण करने की तारीख से, है ना, 5 वर्ष तक इनका जो है कार्यकाल होगा। और अगर मान लीजिए कि ये 5 वर्ष के पहले अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? तब ये त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र देंगे। किसको त्यागपत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देंगे। पूछा गया एग्जाम में कि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति को। तो ये हो गया कि पद धारण करने से 5 वर्ष तक अगर रहना चाहे तो रहें, नहीं तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति जी को। अथवा तो महाभियोग के द्वारा भी, अगर ऐसे संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 साल तक रहेंगे। कई बार अगर समस्या होती है, संविधान का अतिक्रमण होता है। वैसे संविधान का अतिक्रमण की व्याख्या नहीं की गई है संविधान में, लेकिन बताया गया है कि संविधान का अतिक्रमण होगा तो इन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी और महाभियोग लगेगा। तो वही बता रहे हैं कि 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा, अगर नहीं तो त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति जी को। अथवा तो महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी किस पे? राष्ट्रपति पे। हम आगे देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। और हाँ, 1-2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पुनर्निर्वाचन की बात अगर करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ है कि राष्ट्रपति का चुनाव आप कितनी भी बार लड़ सकते हैं, बस 35 वर्ष से ऊपर हो। अच्छा, अधिकतम आयु की बात नहीं की गई है कि 65 वर्ष है, 70 वर्ष है, 75 वर्ष है, इसकी बात नहीं की गई है। तो ये जो है पुनर्निर्वाचन की बात करता है, तो ये भारत में अगर आप हैं तो कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कब तक? जब तक जीवित हैं तब तक। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। क्लियर? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं भारत में, तो अनेक बार लड़ सकते हैं। अमेरिका में 2 बार। क्वेश्चन बने हैं यहाँ से।
चलिए अब फटाक से देख लेते हैं हम महाभियोग क्या है। तो पूछा गया है कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है। अच्छा, एक जगह हमने शायद कुछ मिस्टेक हुई थी जब हम पढ़ा रहे थे। जो सूचियाँ हैं, सूचियों में जो शपथ की बात हुई है वो राष्ट्रपति के शपथ की बात हुई है, तो अनुच्छेद 60 में है। मुझे लग रहा है कि गलती से 61 आर्टिकल वहाँ मैंने बताया था, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। और यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। चलिए देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, पूछा गया एग्जाम में। अच्छा, महाभियोग लगता कैसे है, चलाया कैसे जाता है, महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब संविधान का अतिक्रमण अगर ऐसा लगता है और जो संसद है उसको लगता है कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, तो वो महाभियोग लाती है किसके लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए। कैसे, तो 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। विधानसभाओं में नहीं होता है, ये संसद की बात हो रही है, लोकसभा या राज्यसभा में। 1/4 सदस्य जो है इसको, इस प्रस्ताव को लाते हैं, किसको, महाभियोग चलाने के लिए। और जो है जब जिस सदन में ये आता है, मान लीजिए कि लोकसभा में आए, तो लोकसभा के जो सदस्य है वो 2/3, ये 2/3 सदस्य जो है, 2/3 सदस्य अगर देखते हैं कि हाँ ये संविधान का अतिक्रमण है, तो वहाँ से उसको पास कर दिया जाता है। दूसरे सदन में जब ये जाता है, दूसरे सदन में जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ जब ये सदस्य इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं, तो उसके पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन पहले, 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को अपनी बात रखने के लिए स्वयं अथवा तो किसी को, वकील को, या अपने किसी जो उनका पक्ष रख सके वो आता है और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है उनको। तो 1/4 सदस्य लाते हैं प्रस्ताव, जिस सदन में लाया जाता है वहाँ से 2/3 सदस्य उसको पास करते हैं, और इसके लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। और दूसरे जब ये यहाँ से पहले सदन से पास हो जाता है, जब दूसरे सदन में जाएगा तो फिर वहाँ 2/3 सदस्य इसे जब पास कर देते हैं, इसकी जांच होती है, पास कर देते हैं, तो उसी दिन से, जिस दिन ये प्रस्ताव महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पास हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद हटा हुआ माना जाता है, अथवा तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हटाया जा सकता है या हट जाता है। ये बातें ध्यान देनी है, 1/4, 2/3, 2/3 और ये 14 दिन वाला। चलिए, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, हमने देखा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। उसके बाद पद रिक्तता हमने देख लिया कि जो है जैसे उनका कार्यकाल कब कब पद खाली हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहा है कि पद कब कब खाली हो सकता है। तो देख लीजिए कि जो इनका कार्यकाल है 5 साल, अगर वो पूर्ण हो जाता है तो फिर से चुनाव होगा, वो एक बार समाप्त हो जाता है पद। दूसरा क्या है कि त्यागपत्र। त्यागपत्र हमने बता ही दिया कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब किसको देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको। चलिए, हमने देख लिया जैसे 5 साल पूर्ण हो गया तो वो जो है पद छोड़ देंगे, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे तो वो जो है 6 महीने के बाद चुनाव करवा लेना आवश्यक हो जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। और अथवा तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, पूर्ण अगर इनका कार्यकाल हो गया उसके द्वारा। त्यागपत्र अगर ये उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उसके द्वारा पद खाली होगा। अगर मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति जी की तो उसके द्वारा भी सीटें खाली हो जाती हैं। अपने कार्यकाल के समय 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनका उनके कार्यकाल में ही देहांत हो गया। वहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन साहब का जो राष्ट्रपति थे वो कब तक थे, 1967 से 1969 में इनकी डेथ हो जाती है। और कौन से हैं दूसरे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद हैं, ये 1974 से 1977 में है, 77 में इनकी डेथ हो जाती है। इन दोनों से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल में देहांत हो गया, तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन साहब हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं। अच्छा, आपका सवाल ये भी होना चाहिए कि जब इनका देहांत हो गया था तो उसके बाद कौन राष्ट्रपति बनाया गया। जब जाकिर हुसैन साहब थे
उनकी जब डेथ हो गई थी 1969 में, तो बीबी गिरी साहब थे, बीबी गिरी साहब थे, वो उपराष्ट्रपति थे उस समय। तो उनको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद ये हुआ कि चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो फिर चुनाव में वो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वहाँ से त्यागपत्र दे दिए। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। उस कंडीशन में जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह साहब को बनाया गया क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति। पूछा जाएगा एग्जाम में, भारत के पहले जो न्यायाधीश रहे हैं कौन, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हो, तो एम हिदायतुल्लाह साहब रहे हैं। ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और ये जो है दूसरे मुस्लिम सीजीआई रहे हैं। पहले मुस्लिम सीजीआई कौन रहे हैं आप बताइएगा, थोड़ा सा देखिएगा इसको। मुझे लग रहा है कि ये पहले भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, और ये जो जाकिर हुसैन साहब हैं भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन साहब। और क्या पूछा गया एकदम एक दो बार क्वेश्चन। हाँ, हमने बताया कि बीबी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग दे दिया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जब। उसके बाद फिर चुनाव होता है तो वो राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो एम हिदायतुल्लाह साहब थे, उन्होंने पद ग्रहण किया है। और एम हिदायतुल्लाह साहब जब पद ग्रहण किए थे उसके बाद फिर चुनाव हुआ राष्ट्रपति जी का, और बीबी गिरी साहब को फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल हुई। इन्हीं के पूछा गया एग्जाम में, इन्हीं के कार्यकाल में, मतलब इन्हीं के चुनाव में दूसरे क्रम की जो मतगणना है वो कराई गई है। पहले क्रम में फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया था, दूसरे क्रम में जनगणना बीबी गिरी के समय में हुई थी। जब हम राष्ट्रपति देखेंगे एक एक करके चीज़ों को देखते चलेंगे कि किसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये 3-4 पॉइंट है। अप्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन का तरीका, योग्यताएं आर्टिकल 58 में है। क्या क्या योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। उसके बाद क्या है कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक अगर होंगे तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। 15,000 रुपया जो है इनकी जो जमानत राशि होती है, अगर 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसके बाद शपथ की बात होती है। शपथ किस आर्टिकल में है, तो 60 में है। कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अदरवाइज अगर वो नहीं है किसी कारणवश, तो जो मतलब कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति जी को। उनके वेतन भत्ते आदि के बारे में चर्चा की गई है कि वेतन भत्ते, सेवा शर्तें वो संसद तय करती है, और उनके जो उनका जो वेतन है वो 5,08,000 रुपया वर्तमान समय में प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है उनको। पद अवधि की बात हो गई तो 5 साल तक जो है वो रहेंगे पद पे, अथवा तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में खाली हो जा सकता है, या फिर त्यागपत्र दिया जाएगा तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। महाभियोग की प्रक्रिया हमने पूरी तरीके से समझी कि 1/4 सदस्य लाते हैं और 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाती है राष्ट्रपति साहब को, और उसके बाद 2/3 सदस्य जिस सदन में लाया गया है उसमें पास होता है, अगले सदन में जाता है, 2/3 सदस्य वहाँ से भी पास करते हैं, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद त्यागा हुआ माना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ऐसी व्यवस्था कब हुई, तो इसके उदाहरण दीजिए भैया। तो हमने देखा जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके कार्यकाल में डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब थे बीबी गिरी, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फिर वो बीबी गिरी साहब जीत जाते हैं। उस दौरान कौन जो है राष्ट्रपति बनता है कार्यवाहक, तो एम हिदायतुल्लाह साहब हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कौन सीजीआई थे, तो आप बताएंगे कि एम हिदायतुल्लाह साहब थे। और हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ राष्ट्रपति जी से, उसको हमने देख लिया है। अब वीडियो लंबी हो जा रही है और मुझे लग रहा है कि आज पूरा भी नहीं हो पाएगा, आज इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में जो कुछ बातें बची हुई हैं उनकी
उनके जो कार्य और शक्तियां हैं, जैसे न्यायिक शक्तियां हो गई, कार्यकारी शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, सैन्य शक्तियां हो गई, आपातकालीन शक्तियां हो गई, 352, 356, 360 के बारे में देखेंगे। और अनुच्छेद के बारे में आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम एक एक अनुच्छेद को एक लिस्ट बना के देंगे, आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, सुस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।